ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, सोशल साइंस में तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके ही जानी है प्रॉपरली ताकि तुम स्कोर कर सको। एक एक चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या आ सकता है, कौन से चैप्टर को छोड़ सकते हो, कितने चैप्टर को छोड़ सकते हो, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं करनी है। तो ये छोटी मोटी सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सोशल साइंस में आपके तीन सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है हिस्ट्री, दूसरा आता है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा आता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 5 ही चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोग इनके आंसर्स को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी आंसर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा कि हाँ यार ये तो रियल लाइफ में देखा है कई जगहों पर, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि 5 चैप्टर्स हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 4 चैप्टर तो आपको करके ही रखने हैं। ठीक है, मिनिमम 4 चैप्टर करने का मतलब ये है कि आपको 5 चैप्टर कर लेने हैं हो सके तो। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं तो आप कोई एक चैप्टर टोटली छोड़ सकते हो और एक और चैप्टर छोड़ सकते हो, बट उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेना। ऑब्जेक्टिव तो सभी के करने हैं आप लोगों को, लेकिन आप हिस्ट्री में 2 चैप्टर छोड़ सकते हो लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कर लेना। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से आप लोग 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। और ये जो चैप्टर्स आप छोड़ोगे ना ये शुरू में और आखिरी के नहीं होने चाहिए, आप कोई बीच के चैप्टर छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या आने की संभावना है, तो उस हिसाब से आप चैप्टर को प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर की बात करें तो पेपर में आप लोगों को जो कुछ आएगा सब एक्सरसाइज से आएगा। बहुत सारे महानुभावन लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई नहीं एक्सरसाइज से नहीं आता है, टेक्स्ट बुक के बीच से आता है। नहीं, अगर तुम्हें 4 में से 2 आंसर करना है तो ये जो 2 है ना, 2 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज से ही रहेगा, इस बात को लिख के ले लो। ठीक है, और 4 में से 4 भी कभी कभी एक्सरसाइज से रहता है, लेकिन गारंटीड है भाई कि वो एक्सरसाइज से रहना ही रहना है। तो अगर आप एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की कर लेते हो अच्छे से तो आप 90 आराम से क्रॉस कर ले जाओगे हिस्ट्री में। ठीक है, मतलब सोशल साइंस में आप 90 क्रॉस इजीली कर ले जाओगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के आंसर्स आपको याद रहने चाहिए। तो कई सारे लोगों को आंसर याद करने में दिक्कत आती है, तो इसका सॉल्यूशन अब बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है वही लिख के याद करने वाला। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप आंसर को अपने हिसाब से समझ लो और एग्जाम में अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, मतलब आंसर को अभी के लिए समझ लो कि ऐसा 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 है, फिर उसको ऑन वर्ड्स में एग्जाम में लिख देना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स एक्सरसाइज से भी आते हैं और बीच में से भी आते हैं, दोनों तरफ से आते हैं, इसीलिए मैंने 90+ बोला। अगर आपको 95 क्रॉस करना है तो थोड़ा बहुत आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग रहना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल साइंस है तो उसके 5 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीडिंग रहना चाहिए। ज्योग्राफी में 9 चैप्टर है तो 9 में से 6-7 चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीडिंग रहना चाहिए, तो आप 95+ जाओगे। टेक्स्ट बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक याद रहे, मतलब एक बार टेक्स्ट बुक से आपने गो थ्रू किया है, आपको बीच में छोटी छोटी जो पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ये होता है उसका मतलब। ठीक है, बाकी हिस्ट्री का भी सेम केस है, अगर हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है तो 5 और चैप्टर का आपको कम से कम आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने एक धमाकेदार स्ट्रेटजी बनाई थी बहुत पहले, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो बेसिकली आप उन वीडियोस को देख सकते हो। हिडन जेम्स हैं जो कि हिडन रह गए। एनीवेज, तो डू एज डायरेक्टेड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक के बीच से ही आते हैं हमेशा। एक्सरसाइज से आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक से बीच से आते थे हमेशा पहले, मेरे टाइम पे एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं जब 10th में था तो मेरे प्रीवियस ईयर में सब कुछ टेक्स्ट बुक के बीच से आया था। जब मैं गया बोर्ड्स में तो मेरे टाइम पे भी टेक्स्ट बुक के बीच से आया, अगले साल शायद 1-2 एक्सरसाइज से आया था। तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ से आएगा, हिस्ट्री में आता है ये, और पॉलिटिकल में भी 1 आता है। हिस्ट्री में 3 आता है, 3 में से 2 करना रहता है, पॉलिटिकल में 2 आता है, 1 करना रहता है। तो जो टेक्स्ट बुक नहीं रीड करते हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो 3 में से 1 तो आप फिर भी कर ले जाओगे अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं भी रीड करते हो तो, क्योंकि एक्सरसाइज के आंसर पढ़ते पढ़ते ना चैप्टर का आइडिया लग जाता है। लेकिन 3 में से 2 करना थोड़ा 50-50 पर खेलना हो जाएगा। पॉलिटिकल में 2 में से 1 तो कर ही ले जाओगे इजीली। ठीक है, टाइमलाइन वगैरह के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लेना थोड़ा सा डू एज डायरेक्टेड का। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव्स की बात जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। गिव रीजन जो होते हैं, गिव रीजन बड़े ही चिंदी होते हैं। ज्योग्राफी में 3 नंबर के आते हैं, हिस्ट्री में 2 नंबर के आते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने कंप्लीट आंसर लिखा है क्या। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का गिव रीजन आपसे पूछा, किसी एक स्टेटमेंट का, तो उसका रीज़न मान लो 5-6 है, बट तुमने 4 रीज़न लिखा 6 पॉइंट बना के, तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा। बट 5-6 रीज़न तुमने सारे लिख दिए बट पॉइंट तुमने 3 ही बनाए, तो भी तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट वगैरह सब मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट जनरली लोग मानकर चलते हैं कि 1 पॉइंट पर हाफ मार्क्स होता है, जो कि कंसिडर किया जाता है जनरली। ठीक है, तब जब आपने सारे रीजंस ना लिखे हो तो आपके पॉइंट चेक किए जाएंगे कितने पॉइंट में आंसर को लिखा है। लेकिन हो सकता है तुमने 2 ही रीजन लिखे हो बट तुमने होशियारी करके उसके 8 पॉइंट बना दिए हो, तो भी तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है,
बट अगर तुमने 4 रीज़न 3 रीज़न लिख दिए हैं तो मिल जाएगा फिर, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी आंसर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही रीज़न होता है। जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ठीक है। तो उसको कितना पॉइंट बना लोगे, 2-3 पॉइंट बना लोगे तो भी तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ही एक है ना। तो जिसका रीज़न ही एक है उसमें तुम्हें नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ पॉइंट वाला मिथ मत रखना अपने अंदर, ठीक है। बड़े आंसर्स की बात करें तो बड़े आंसर सारे एक्सरसाइज से आएंगे, मतलब सारे मतलब जितने अटेम्प्ट करने हैं उतने तो एक्सरसाइज से ही रहेंगे, इस बात की गारंटी है। 4 है तो 4 में से 3 या 2 एक्सरसाइज से ही रहेगा और 2 करना रहेगा। ज्योग्राफी में भी सेम केस होता है, ठीक है। और ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो चैप्टर है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से लिख के ले लो। 4 नंबर वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें 3 क्वेश्चन आता है और 2 करना रहता है, या शायद 4 आता है और 3 करना रहता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का है। फर्स्ट चैप्टर से 1 क्वेश्चन तो पक्का ही है, सेकंड चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। अब हो सकता है सेकंड चैप्टर से कहीं और कुछ और आ जाए, वैसे तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं। ज्योग्राफी में बार ग्राफ आता है, ठीक है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप है पेपर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, सेकंड चैप्टर से भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से पक्का रहता है। तो पहले दोनों चैप्टर के बड़े आंसर आपको नहीं छोड़ने हैं, बाकी बीच में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इन चैप्टर्स के आप बड़े आंसर छोड़ सकते हो। फिर 7वें, 8वें, 9वें के बड़े आंसर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से भी आएगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी की, ठीक है। मतलब बेसिकली हिस्ट्री का अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर से क्या आ सकता है, इस चैप्टर से क्या आ सकता है, ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके शुरू के जो चैप्टर्स हैं ना, उनके आंसर याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 10th की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हार्ड है, मानता हूँ। तो 1, 2, 3 चैप्टर में शायद आपको दिक्कत आए, फिर 4, 5, 6 चैप्टर से चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो जाती हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री है, टॉयज एंड फेस्टिवल, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हुए, ठीक है। तो बेसिकली पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। इससे आपको बड़े आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीज़न आ सकता है, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से, ठीक है। फिर चौथे, पांचवें और छठे चैप्टर से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। फिर 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर से अगेन क्वेश्चन आंसर आएगा और गिव रीजन आप लोगों को इसी से आएगा, ठीक है। मतलब शुरू के जो 3 चैप्टर्स होते हैं और जो आखिरी के 3 चैप्टर्स होते हैं, बड़े क्वेश्चन आंसर्स को बोर्ड उन्हीं में से देने की कोशिश करता है, और बाकी बचे हुए चैप्टर्स में से जो बीच वाले चैप्टर्स हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव, डू एज डायरेक्टेड, गिव रीजन, शॉर्ट नोट, ये सारी चीजें पूछता है। तो गिव रीजन देखो कहीं से भी आ सकता है, 4, 5, 6 में से भी आ सकता है, लेकिन जो बड़े आंसर है ना वो शुरू और एंड के चैप्टर से ही आते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री में मान लो चैप्टर छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप 7वां चैप्टर छोड़ सकते हो, हाँ छोड़ सकते हो। 9वां नहीं छोड़ सकते, 8वां नहीं छोड़ सकते, पहला, दूसरा, तीसरा तो नहीं ही छोड़ सकते। तीसरा चलो मान लो फिर भी छोड़ दिया, पहला, दूसरा तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों को ये 4 चैप्टर तो करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोगों को मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, क्योंकि कुछ खासा आइडिया हम लोग लगा नहीं सकते, ठीक है। ट्रू फॉल्स इसमें आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। ट्रू फॉल्स बोल के 2 रीज़न आप लोग लिख दो उसका, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो, जैसे केबीसी में होता है ना, आंसर के बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है वैसे, ठीक है। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका 2 इन्फॉर्मेशन दे दो और दैट्स इट, ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन इसमें सिंपली आएंगे। बड़ा आंसर एक करना रहता है 2 में से, और वो पक्का एक्सरसाइज से होता है। तो अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी हो, सब में सिर्फ एक्सरसाइज कर डालो। एक्सरसाइज के सारे आंसर रटना शुरू कर दो, टेक्स्ट बुक रीडिंग छोड़ो, भाड़ में गया सब। तुम एक्सरसाइज सिर्फ पढ़ना शुरू करो, और तुम्हारा अगर सारा कुछ पढ़ के हो जाता है एंड तक, फिर भी तुम्हारे हिस्ट्री में 2 चैप्टर छूटा है, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर छूटा है, तो भी तुम 90 टच कर ले जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसमें से फर्स्ट चैप्टर है, इससे लॉन्ग आंसर आने की पूरी संभावना है, और सेकंड चैप्टर भी जो है इससे भी लॉन्ग ही आंसर आएगा। फिर 3rd, 4th, 5th, 6th ये चैप्टर से इनमें से गिव रीजन आने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद जो 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर है, इनसे भी लॉन्ग आंसर्स आने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। बाकी इनसे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। बाकी तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, कि आपको कोई एक ग्राफ दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, तो मैं ग्राफ वाली वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक मैप दे देगा, उसके बारे में पूछेगा, या तो आप लोगों को मैप में जगहों को फिल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आई थिंक लॉन्ग आंसर सिर्फ 14 नंबर के होते हैं, जिनमें गिव रीजन होता है 6 नंबर का, और लॉन्ग आंसर होता है 8 नंबर का। गिव रीजन आपको 2 करना रहता है, 3-3 मार्क का 1, और लॉन्ग आंसर भी आपको 2 करना रहता है, 4-4 मार्क का 1, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप ज्योग्राफी पेपर को टैकल कर ले जाओगे। सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना रहेगा कि आपको ग्राफ एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट बुक के बीच में ग्राफ वगैरह दिए रहते हैं ना, उनके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करो। और अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल के ज़्यादा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना,
ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस 5 वोच लगा लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-15 लगा रहे हो। तो ज्योग्राफी के अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हो तो इससे आप लोगों को ग्राफ एनालाइज करने का, मैप का, ये सब का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और मैप की प्रैक्टिस करनी है तो 5-5 मैप ले लो इंडिया और ब्राज़ील के, उसके बाद उन पे मार्क कर लो जगहों को, जो भी जगह हैं, ठीक है। जैसे कुछ पॉपुलर जगहें होती हैं जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ब्राज़ील का कैपिटल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो बेसिकली उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है आपको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैप में आ सकती है। बाकी ग्राफ्स के भी बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देखते ही आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ पास होने की सोच रहा है सोशल साइंस में तो कुछ मत करके जाओ, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ मत करके जाओ पेपर में, इसमें कुछ भी ठोक देना, इसमें कुछ भी आंसर लिख देना। इसमें ज्योग्राफी में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, उनमें से जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, मैप वाले क्वेश्चन है, वो तो कर ही ले जाओगे, तो बाकी आंसर भी लिखे ही रहोगे तो आराम से तुम 35 नंबर 40 नंबर ले आओगे। तो पास होना मुश्किल नहीं होता है सोशल साइंस में, लेकिन 100 लाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो बेसिकली आपको यही कोशिश करनी है अभी से कि एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और मॉक पेपर के थ्रू ग्राफ, डायग्राम्स, इन सब की पाई चार्ट्स, इन सब की प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतना अगर कर ले जाओगे तो आई थिंक इजीली तुम 95 क्रॉस कर ले जाओगे सोशल साइंस में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।